निभवली अविरत जीवन साथ, घेऊन हाती हात, निभवली अविरत जीवन साथ, कधी दाटले नभ काळोखी, कधी उमलली फुले, सहवासाची सोन पावले, सहवासाची सोन पावले, सहवासाची सोन पावले. सहवासाची सोन पावले. नमस्कार रसिक हो, सहवासाची सोन पावले या कार्यक्रमात मी मंजुषा भास्करवार आपणा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करते. श्रोते हो, नाती एक जन्मानं येतात ती आणि दुसरी जन्म घेतल्यावर आपण निर्माण करतो ती, आणि यात प्रामुख्यानं उल्लेख करता येईल तो सहजीवनाचा अर्थात विवाहाचा. खरं तर सहजीवन हा शब्दच किती समर्पक आहे नाही. आयुष्याच्या प्रत्येक वळणावर एकमेकांना साथ देत, एकमेकांचा आदर करत, विश्वासानं, त्यागानं आणि प्रेमानं फुलत जाणारं हे नातं म्हणजेच सहजीवन. तर आज आपण भेटणार आहोत अशाच एका दाम्पत्याला ज्यांनी आपला हा संसार सुखाचा तर केलाच, पण आपल्या आनंदी सहजीवनातून, सामाजिक दायित्वातून समाजापुढे एक आदर्श निर्माण केलाय. स्वागत करूया श्री कमलसिंग कछुआ आणि सौ शोभाताई कछुआ यांचं. आमच्या आकाशवाणीच्या स्टुडिओत आपलं मनपूर्वक स्वागत. प्रत्यक्ष मुलाखतीला सुरुवात करण्यापूर्वी आपला थोडक्यात परिचय करून देते. श्री कमलसिंग कछुआ यांनी स्टेट बँकेत सेवा देत 2001 साली ब्रँच मॅनेजर या पदावरून ते सेवानिवृत्त झाले. निसर्गाची त्यांना आवड आहे, सामाजिक उत्तरदायित्वाची जाण आहे. या जाणीवेतून निवृत्त झाले त्याच साली त्यांनी हास्य क्लबला सुरुवात केली आणि मागील 25 वर्षांपासून सातत्यानं हा हास्य क्लब चालवत आहेत आणि आज सुमारे 100च्या जवळपास लोक यात सहभागी आहेत. यासाठी जीवनगौरव पुरस्कारानं त्यांना सन्मानित करण्यात आलं. त्यांच्या सुविद्य पत्नी सौ शोभाताई या गृहिणी आहेत. त्यांचं हे सहजीवन आपल्यासाठी नक्कीच मार्गदर्शक ठरेल या विश्वासासह आज आपण त्यांच्यासोबत बातचीत करूया. खूप मोठा प्रवास आपण दोघांनी एकत्रित केलाय, म्हणजे जवळपास 5 दशकांपेक्षाचा अधिक काळ. तर या प्रवासाला नेमकी सुरुवात कशी झाली? सच में हमारा जो मैरिज हुआ है वो अरेंज मैरिज था. लव नाम की चीज नहीं थी कुछ भी. पिताजी के साथ में मैं गया था इनके गांव. इनको देखा मैंने. थोड़ी सी बात हुई. पिताजी के सामने मैं ज्यादा बोल नहीं सकता था. शर्म के मारे थोड़ी सी बातें हुई. मगर मेरे दिल को ऐसा लगा कि यही मेरी पत्नी हो सकती है, सहजीवनी हो सकती है. ऐसे मेरे दिल ने कहा और उसके बाद में मैंने हाँ बोल दिया. उसके बाद में हमारी शादी तय हो गई. और उनकी तरफ से भी हाँ थी? उन्होंने तो बोला नहीं. मगर उनके आंखों में को दिख रहा था कुछ न कुछ मेरे बारे में अट्रैक्शन दिख रहा है कुछ तो भी. अच्छा. जैसा मेरा था वैसा उनका है, ऐसा लग रहा था मेरे को. तो लोनार में इनका गांव है, डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना. लोणार सरोवर. लोनार सरोवर वहाँ गए थे. अच्छा. और वहाँ बाद में ऐसी इस तरीके से हमारी शादी जुड़ गई. और पहले जमाना ऐसा था, माता पिता जो बोले वही करना पड़ता. ये कहाँ हिंगन घाट रहते थे, मैं कहाँ लोनार. कोई संपर्क कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं था. कुछ भी नहीं था. फिर भी वो योग देखो कहाँ के कहाँ गए. इनके जो पिताजी थे खेती बाड़ी वाले थे. वहाँ के जमींदार टाइप के थे. और इनका जो कल्चर था, इनका सामाजिक रहन सहन जो था, एक किसान के घर में जिस टाइप का रहता उसी तरीके का था. अच्छा. तो आने के बाद में थोड़ा सा हमको एडजस्टमेंट करना पड़ा. मगर जो औरतें रहती हैं, लेडीज रहती है, वो एडजस्टमेंट बहुत जल्दी करती है. तो हमारे परिवार ने इनका स्वागत किया. इन्होंने अपना एडजस्टमेंट बराबर इस तरह से किया कि हम सभी खुश रहे. अच्छा. हाँ, उसके बाद में कोई शिकायत. जॉइंट फैमिली होती. हाँ, भाई बहन सब, माताजी पिताजी सब. तो हमने ये सोचा कि बाद में जब घर आने के बाद में शादी जब हुई हमारी, घर आने के बाद में साल भर तक तो इसका एडजस्टमेंट चलता रहा. यानी कुछ हमारे मेरी माँ जो थी उसकी चॉइस अलग थी,
ये अलग घर से आई थी, बनाने खाने का तरीका अलग था, मगर इसने जल्दी से एडॉप्ट कर लिया उसके बारे में। उसके बारे में उनको कोई शिकायत नहीं। अब मैंने धीरे धीरे ये सीख लिया कि अगर नहीं क्या अपने को संसार सुखी रखना है तो एक फार्मूला मेरे दिमाग में है, वो ये है कि हैप्पी वाइफ इक्वल टू हैप्पी लाइफ। बिल्कुल। बस वो फार्मूले के हिसाब से हम चले और इन्होंने पूरा साथ दिया मुझको। दोन भिन्न पार्श्वभूमी असलेल्या घरातून तुम्ही आहात. जसं तुम्ही म्हणालात की हॅपी वाईफ हॅपी लाईफ, पण येणारी गृहिणी, त्यांचे संस्कार वेगळे, त्यांच्या आवडीनिवडी वेगळ्या, कौटुंबिक पार्श्वभूमी वेगळी, अपेक्षा वेगळ्या. मग हे जुळवून घेताना काही संघर्ष करावा लागला का, की सहज सहजीवन घडत गेलं? काय सांगाल? नाही, संघर्ष काहीच करावा लागला नाही. म्हणजे मी काही जास्त बोलायचीच नाही. त्या किती कोणी काही रागावलं बोललं तरी मी अगदी शांत चुप्प राहायची. अच्छा. मग सासूबाईंना म्हणायची माझ्यानं चूक होते बा, काही तर तुम्ही मला सांगा, शिकवा म्हणून. बिलकुल. तर असं करता करता थोडं शिकता 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 त्यांच्या हाताखाली मी ट्रेन झाली. अच्छा. जसं मी आधी म्हणाले की एकमेकांची साथ आहे, एकमेकांबद्दलचा आदर आहे, प्रेम आहे. या सगळ्या भावना जिथे असतील तिथे आपलं हे सहजीवन सुखी होत असतं. हाँ, तो याबद्दल तुम्ही काय म्हणाल? इसमें ऐसी बात है कि साथ तो मिलता है अपने को, साथ तो पत्नी देती है, सेवा करती है अपनी, पर पति का भी ये कर्तव्य है कि उसको ज्यादा तकलीफ न हो, वो सुखी रहे. ये भावना नहीं क्या पति के दिमाग में रहना बहुत जरूरी है. बराबर. हो सकता है कि कभी कभी हमारी माँ उनको डांट दे और कभी कभी इनका मन दुख जाए, तो ऐसी हालत में पति ही एक सहारा ऐसा है. एक तो माँ बाप को छोड़ के आती है वो, और वहां सब अकेली पड़ जाती है बिल्कुल वो, तो पति का ही सहारा उसको रहता है. और पति का अगर सहारा उसको मिल जाए तो वो हिम्मत के साथ में झांसी की रानी जैसे आगे बढ़ सकती है फिर वो. हाँ, तो ये भावना हमारे में थी पहले से. और इसने पूरा साथ दिया. इसने परिवार को साथ में रखना, कुछ कम बोलना, जैसे बहुत कम बोलती थी मगर काम वगैरह के अंदर नहीं क्या बाकायदा जैसा भी था उस टाइम देखिए हमने नौकरी की हमें शुरुआत थी. आपको ताजुब होगा कि मेरा पेमेंट उस टाइम 120 रुपए था. और हम 3 लोग रहते थे. 60 रुपए किराया देते थे और 60 रुपए के अंदर नहीं क्या हमारा पूरा घर चलता था हमारा. आणि मी कास्तकार, म्हणजे माझे वडील मोठे किसान होते, तर सगळं घरचं काही गोष्टीची कमी नव्हती. पण इथे आल्यावर ते ऍडजस्टमेंट करणं म्हणजे मोठी गोष्ट होती. बरोबर आहे. म्हणजे हे त्या गृहिणीचं कसब आहे की त्या कमी पैशात आपलं घर आनंदी ठेवणं. पण मी कधी यांना कोणालाच दुखवलं नाही, ना सासू सासऱ्यांना नाही, यांना कधी म्हणायचं नाही की हे संपलं म्हणून. मी जितक्यात आहे तितकं यांना, अगदी दोघांना माझे दीर होते आणि हे होते आधी आमच्या जवळ इथे चंद्रपूरला. मग सगळं परिवार नंतर सासू सासरे म्हणे तुम वहाँ इसमें से पैसे भेजते, यहाँ मैं उतने में करते, हम ही यहाँ आ जाते, तो एक साथ में कम खर्चे में हो जाता. म्हणजे साधारण परिस्थितीचे होते हे. इतक्या पगारावर सगळ्यांना चालवणं म्हणजे कठीण गोष्ट, कठीण होतं. पण आम्ही सगळं ते सांभाळून घेतलं. बरोबर. ती देवाची कृपा म्हणा की काही म्हणा, ती शक्ती म्हणा, सगळ्यांनी ऍडजस्टमेंट केलं. अच्छा. जवळपास 15 ब्रँच मधून ब्रँच मॅनेजर म्हणून आपण सेवा दिली, म्हणजेच अपरिहार्यपणे बदलीच्या ठिकाणी जाणं आलं. तेव्हा नव्या ठिकाणी नव्यानं सुरुवात करणं, याला कुटुंबातून कसा प्रतिसाद मिळायचा? हाँ, उसमें 1966 में मैं चंद्रपुर आया. वर्धा में इनिशियल अपॉइंटमेंट हुआ था सुपरनिमरी, उसके बाद में ट्रांसफर मेरा चंद्रपुर आया. तो उस टाइम चंद्रपुर आया तो उस टाइम मेरे को रोना आ गया था कि चंद्रपुर ऐसे बेकार जगह पर क्यों भेजा मुझको. क्योंकि ये रिक्शे से उतरा ना तो सामने एक जेतपुरा गेट था, उसके सामने 2 टांगे खड़े थे. लाल मट्टी यहाँ से वहां तक पूरा जंगल. मेरा धीरे धीरे यहाँ से प्रमोशन हुआ मेरा 78 में. बैंक के एग्जामिनेशन है मेरे CA IAB, उसकी वजह से मेरा प्रमोशन बहुत जल्दी हुआ. और डिफिकल्ट सेंटर मैंने पहले लिया, एटापल्ली. तो उस टाइम 81 में एटापल्ली ये बोल तो वहां पर जादू टोना, मारिया लोग, जंगली जानवर, नक्सलाइस्ट, ये सब एरिया था. म्हणजे खूपच अविकसित. तो वहाँ तो एक्चुअली हमको पसंद नहीं आ रहा था वहाँ जाना, मगर क्या करते, नौकरी के लिए मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था, वहाँ चले गया था मैं. तो वहाँ जाने से फायदा ये हुआ कि वहाँ का वातावरण इतना अच्छा था. वहाँ के BDO, तहसीलदार, जो भी लोग हैं, ऑफिसर लोग थे, डॉक्टर्स वगैरह, इनसे रिलेशन हो गए हमारे, अच्छे रिलेशन हो गए. और वहाँ हम 3 साल रहे. फिर बाद में ट्रांसफर के लिए बोला भी नहीं.
हवा पानी इतना अच्छा था वहाँ का, हाँ, जंगल pure, का वातावरण एकदम, था, हाँ। आदिवासी लोग थे, इतने सीधे लोग थे। हाँ। उनको बैंक का एक नोटिस गया 72 किलोमीटर दूर, तब भी पैदल लेके, हाथ में सत्तू लेके पैदल आते थे, एक कसाचा नोटिस दिला। बहुत तो सीधे 3 साल हम वहाँ रहे। उसके बाद में ट्रांसफर मेरा सीमेंट नगर हुआ, ब्रह्मपुरी हुआ, गढ़चंदूर हुआ, काटोल हुआ, नागपुर एज ए डिवीजन मैनेजर हुआ, और कम से कम 5-6 ब्रांचेस मैंने ओपन किया है मेरी तरफ से। अब बाय द वे तकदीर से मेरा चंद्रपुर में ही ट्रांसफर ज्यादा होता रहा, क्योंकि आई वॉज इन द गुड बुक्स ऑफ माई मैनेजमेंट। बिल्कुल। जो डिफिकल्ट सेंटर है वहां जाने का, और उनको ब्रांच का क्रिटिकल ब्रांच भी रही ना, तो उसको मैंने सुधारने का काम किया, दिल जान से काम किया मैंने, और आई वाज हैप्पी इन माय सर्विस, और थैंकफुल टू द स्टेट बैंक ऑल्सो। आपलं जे काम आहे ते प्रामाणिकपणे पार पाडणं ही देखील एक प्रकारची सेवाच आहे आणि ती तुम्ही अगदी निष्ठेने पार पाडली। बाद में प्रमोशन होते गया, सैलरी बढ़ती गई, और उसके बाद में मेरे को एक ही लड़का है, 2 लड़कियां हैं, दोनों की शादी होगी, और वह लड़का भी बिजनेस में यहाँ सेटल हो गया था बाकायदा। तो मैंने सोचा कि इधर उधर ट्रांसफर करने के बजाय, जाने के बजाय, तो यही सेटल हो जाए, ज्यादा अच्छा। और इसलिए वो सेवा कार्य भी कर रहा हूँ मैं, तो इतना अच्छा लगता है। पहले मेरे को लोग ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक का ये पहचानते थे, अभी लाफ्टर क्लब के नाम से पहचानने लगे हैं। अच्छा। मागील 25 वर्षांपासून सातत्यानं तुम्ही हास्य क्लब चालवत आहात, आणि विशेष म्हणजे ज्या वर्षी तुम्ही सेवानिवृत्त झालात त्याच वर्षी तुम्ही हास्य क्लबला सुरुवात केली। मग ही संकल्पना आधीपासूनच तुमच्या डोक्यात होती का? ऑफ कोर्स, कारण क्या है, हमारे को, इनको और मेरे को जो फायदा हुआ वहां पर नागपुर में एक साथ जाने से, उसकी वजह से मेरे को लगा कि ये करना ही चाहिए। क्या फायदा हुआ था? जैसे इनका अल्सर अच्छा होगा, मेरी स्लीप डिस्क अच्छी होगी, अब तबीयत अच्छी है, आज 81 प्लस हूँ मैं, मतलब तकलीफ कुछ भी नहीं है मेरे को। ये 75 प्लस है, इनको भी कोई तकलीफ नहीं है। हम उम्र के हिसाब से अभी ठीक है, उसका कारण सिर्फ है लाफ्टर क्लब है। नेमकं काय शिकवलं जातं तिथे? योगाचार्य जो है उन लोगों ने कंपोज की हुई है कुछ एक्सरसाइजेस, उसमें आधा घंटा स्ट्रेच एक्सरसाइजेस है, योगासन नहीं है, स्ट्रेच एक्सरसाइजेस। यानी जिसको बीपी है, शुगर है, हार्ट पेशेंट भी है, तो वो लोग भी नहीं कि वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसमें पल्पिटेशन बढ़ता नहीं है, मगर शरीर को वही फायदा होता है जो उनके योगासन होता है। अच्छा। और बाद में आधा पौन घंटा हम लाफ लेते हैं। लाफ के कई प्रकार है, एक बार आप देखेंगे तो आप बहुत एंजॉय करेंगे। कम से कम 30-40 प्रकार के लाफ है उसके अंदर। अगर जो हंसता नहीं, तुम्ही स्वतः डेव्हलप केले आहे की नहीं, कुछ नहीं कि वहां से आए, हमको इंटरनेशनल लाफ्टर क्लब है, करीबन 5 या 6 हजार ब्रांचेस नहीं कि फॉरेन में है, ये इंटरनेशनल क्लब है ये। तो वहां पर इनकी मीटिंग होती रहती है, उसमें कुछ कंपोज करते हैं लाफ्स, वो भेजते हैं हमको कटिया जी वहां से, बॉम्बे से, और कुछ लोग को हमने इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके लिए कुछ भी नहीं होता है। पहले लोग ने क्या ये समझते हैं कि लाफ करते हैं तो उससे नकली लाफ से क्या फायदा होता है उसके अंदर, मगर माइंड ये नोट नहीं करता, नकली हंसो या असली हंसो, जो बॉडी के फायदे होने हैं वो होना ही है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है उससे, स्टेमिना बढ़ता है उससे, फेफड़े मजबूत होते हैं उससे, और बॉडी को बहुत सारे फायदे होते हैं। इवन लकवे वाले पेशेंट भी आके हमारे यहाँ आते हैं तो ठीक हो गया है एक पेशेंट। हमारे क्लब में 30 साल से लेकर 85-80 प्लस के बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ पर। अभी भी आप देखोगे 25 साल पहले हमने उनको जो देखा था ना, उसी टाइप के अभी भी स्टेमिना है उनका, अभी भी वैसे ही है वो लोग। कारण के हंसने से आपकी बॉडी के जो यहाँ के स्नायु है ना, 182 स्नायु आपके एक्टिवेट होते हैं। आपको मसाज करने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं। अगर आप हंसते हैं ना तो आपका चेहरा ऑटोमेटिकली झुर्रियां कम हो जाती है, उसमें रौनक आ जाती है उसके अंदर। बहुत सारे फायदे इसके। आज तुम्ही वयाची 81 वर्ष आणि मॅडमनी 76 वर्ष पूर्ण केली। वयाच्या या टप्प्यावर आज देखील तुम्ही तरुणाला लाजवेल असं निरोगी जीवन जगत आहात, आणि मला वाटतं याचं श्रेय या हास्य क्लबला देता येईल, बरोबर ना? बराबर है। हम फिट इसीलिए है कि पूरा लाफ्टर क्लब ऐसे है, हम तो उसको अपनी जिंदगी मानते हैं। सभी लोग हमारे यहाँ यही बोलते कि क्लब नंबरला आलो नहीं 8 दिवस तो शरीर जड़ हो जाते, इथं आलं तर भले वो कोरोना पर तुम हंस रहे हैं, तुमको देख के वो इतने खुश हो जाते। और हमारा दूसरा है रिदम, तालियां बजाना, जितने से जितने हो सके हम तालियां बजाते। तालियां और हंसना, 2 चीज हमारी मेन है। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं कि मेडिटेशन से फायदे होते हैं, ये सबको मालूम है। मेडिटेशन से दिमाग शांत रहता है, बीमारियां दूर होती है। जब आप हंसते हैं वो भी एक मेडिटेशन है।
आप कभी भी ट्राई करके देखिए, आप हंसिए और सोच के देखिए, आप सोचेंगे नहीं कुछ। आइदर यू लाफ और थिंक, अच्छा ये एक चीज है। तो जब तक आप हंसते हैं तब तक वो मेडिटेशन का पीरियड रहता है उसके अंदर। तुम मेडिटेशन को बैठो, 17 विचार आते, बिल्कुल। मेरे को तो बहुत आते। मैं बैठ ही नहीं सकती शांत, ऐसे आंखें बंद करके भी बोले तो नहीं बैठ सकती। तो इसलिए विचार आते, पर हंसते टाइम में कभी विचार नहीं आता, अच्छा आता ही नाही। एकच उद्देश आहे, हसायचं आहे. हसायचं आहे बस. आणि टाळ्या वाजवायच्या, हसायचं आहे आणि टाळ्या वाजवायच्या. आणि सगळ्यांसोबत जेव्हा आपण हसतो तेव्हा ते नॅचरली येत Naturally, असतं. आता ही छे, तुम एक बार आके देखो ये कि कितना नेचुरल आता, तुम भी हंसने लगोगे। और सवेरे शुरुआत हंसते हुए से होती है कि दिन भर एकदम फ्रेश लगता, अच्छा. ऐसा थकान लगती नहीं, एकदम फ्रेश रहते हम। आणि 25 वर्षांपासून हे सातत्याने सतत सुरू चालू आहे. 25वां अभी सालगिरह करे हमारे क्लब की हमने। तो इंटरनेशनल क्लब की तरफ से मेरे को प्राइज भी मिला है, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। हा, जीवन गौरव पुरस्कार तुम्हाला हाँ, वो मिळाला आहे. उन्होंने दिया है हमको। अवार्ड तो बहुत सारे मिले मेरे को, पर वो अवार्ड मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। बिलकुल. आता आपण तुमच्या सहजीवनाकडे येऊया. या जसं इतकी वर्ष तुम्ही सहजीवनात आहात, तर यांच्या आवडीनिवडी तुमच्या मॅच होतात की एकमेकांशी जुळवून घेतलं, कसं काय करता? मी सांगू का, हा सांग. याची काही डिमांड नसतेच। ये खास बात है। जब भी मैं कुछ लाता हूँ, साड़ी काय को लाए, नहीं होना, ये लेना है, नहीं होना। मैंने बोला ये औरत पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जिसकी कोई डिमांड ही रहती नहीं है बिल्कुल उसके बारे में। उस बारे में बहुत लकी हूँ मैं। कमाल आहे. आणि तुम्हाला यांची कुठली गोष्ट आवडते किंवा कुठली आवडत नाही? यांचं एकच आहे की यांचा स्वभाव शांत, काही बोलतच नाही, म्हणजे रागवत वगैरे नाही, शांत आहे. पण घरच्या ज्या जिम्मेदाऱ्या आहे मुलांच्या मुलींच्या, त्या त्यांनी अगदी सहजशीलता पार पाडल्या. त्याच्यामुळे मला बरं वाटते. अच्छा, म्हणजे अशी काही कंप्लेंट नाहीच आहे? नहीं। कुछ शिकायत थी ना तुम्हारी? हाँ, ये सिर्फ इतनी शिकायत है कि ऑनलाइन बहुत खरीदी करते, कम से कम इंडिया की चीजें लो ना। नहीं, ऑनलाइन क्यों लेते हो? अच्छा, ऑनलाइन खरेदीची आवड आहे. बहुत बहुत ज्यादा, डेली वो खड़ा ही रहता है। मैं बोलती तुम्हारा तीसरा जगह यार। आजकालच्या या नवीन पिढीमध्ये आपल्याला हे दिसून येतं की ऑनलाइन खरेदीचं फॅड आहे त्यांना, यांना पण खूप तुम्हालाही आहे म्हणजे. खूप जास्त आहे, दिवसभर मोबाईल आणि ते बोलवणं चालूच राहते. हो का? ती बेमतलब खरेदी काय को करते, म्हणजे अननेसेसरी आपण वस्तू घेत असतो. अननेसेसरी कसं का, कपडे घेतो. आणि तुम्हाला नाही का तेवढी? मला काही शौक नाही, काहीच नाही, म्हणजे दागिन्याचंही नाही, काही कपड्याचंही नाही, जो है उसमें खुश रहती. अरे वाह. खाने में भी कोई चॉइस नहीं, घर में जो अच्छा बनता है मेरे को यानी कोई शौक नहीं है. अरे वा. आणि म्हणूनच तुमचं हे सहजीवन एकदम आनंदी आहे. मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे औरत सबको मिले। हर एक पति खुश रहेगा। नवीन पिढीला काय सांगाल याच्यातनं? नई पीढ़ी को तो हम ये बोल सकते हैं कि अरेंज मैरिज भी अच्छा है, लव मैरिज भी अच्छा है, मगर उसमें जो सिलेक्शन होता है उसमें आदमी को केयरफुल रहना बहुत जरूरी है। कारण क्या कि 1 घंटे की मुलाकात में, जैसे मैंने इनको देखा, बातचीत भी नहीं हुई मेरी इनकी, वो मेरी तकदीर अच्छी थी कि ये अच्छी है, अदरवाइज दूसरी पल्ले पड़ जाती तो आज 56 साल पूरे नहीं होते थे मेरे। वो एक चीज है। तो यंग लोगों को मेरा इतना ही कहना है कि शादी करना अच्छी बात है, समय पर शादी करना चाहिए। तो उससे फायदा ये होता है कि जब हम बुढ़े होते रहते हैं या मतलब मिडिल एज में आते हैं, तब तक लड़का जवान होकर अपने काम से लग जाता है। अभी मेरे को 2 पनातू है। पहले सब तीनों शादी बच्चे। अच्छा, म्हणजे सगळ्या जबाबदारीतनं तुम्ही मुक्त झाला होता. लवकर झालं. जीवन म्हटलं की सुख दुःख संघर्ष हे सगळं आलंच, तर असा एखादा प्रसंग सांगता येईल का ज्यावर तुम्ही दोघांनी मिळून मात केली? ऐसा कोई कठिन आया था क्या कुछ ऐसा? ऐसा कठिन तो कुछ आया नहीं है, सगळं अगदी सुरळीत प्लेन सुरू जीवन था आहे. हमारा बिल्कुल। अच्छा, यानी बताने लायक कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी कठिन समय आया ही नहीं वैसे। अरे वा. म्हणजे एकूणच अतिशय आनंदी सहजीवन आहे आपलं, आनंदाची बाब आहे. तुमच्या मते आनंदी सहजीवनाचं काय सूत्र आहे? देखो, दाम्पत्य जीवन के बारे में जहाँ तक मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए, समय देना चाहिए, मिसेस को प्यार देना चाहिए उसके अंदर, और थोड़ा कभी कभी सॉरी, कभी कभी थैंक्स, और
तारीफ करना चाहिए पत्नी की, बिल्कुल। इतना काफी है। तारीफ कर दो तो खाना तो इतना मस्त बनाती है, क्या बताना चाहिए। अच्छा। और आजकल नई जो पीढ़ी है थोड़ी अलग टाइप की है। हाँ। अपने विचार उनके विचार बहुत बार पटते भी नहीं। हाँ लेकिन अपने को पहले जमाने में सास रहती थी हाँ तो अपन बहू रहते थे। अब ये जमाने में सास बन ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं आई बन सकते। बनना पड़ता। आई बनना पड़ता। तो उनको वो भी पराई घर की चाहे अपने को मालूम है अपने पर क्या अनुभव है सास के हाथ के नीचे। तो आजकल बहू को बेटिश माना जाता, और वो जब संसार प्यार से बेटा बहू के साथ रहना भी है तो प्यार से रहना पड़ता, बरोबर आहे. तर सुखी संसार राहते. म्हणजे नाही तर तू मैं चालूच राहत. आणि शेवटी काय लाईफ म्हणजे एकमेकांना समजूनच घेणं आहे. पती पत्नी काय, आई वडील काय, मुलं काय. आता मुलांची जनरेशन गॅप म्हणतो आपण, त्यांच्यानुसारही आपल्याला आपल्यामध्ये बदल करावे लागतात. टीव्हीचा रिमोट कोणाकडे असतो? रिमोट इकडेच बहुत शौक है टीवी और मोबाईल दोनों का बहुत शौक. अच्छा, मग असे क्लॅशेस होतात का? मला ही सिरियल बघायची किंवा मला हे बघायचं, नहीं असं काही नाही? कधीच नाही. हं. इसके सीरियल एक दो थे अच्छे थे, वो खत्म हो गए वो. हाँ, फिर अब रिमोट का न्यूज सवाल देख नहीं लेते होता. हैं, मैच अब मैं मैच जो ये देख रहे हैं उसमें देख के अपना बरोबर आहे. शांत हो जाते. बरोबर आहे. अशी तुमची एकमेकांची सवय आहे का की तुम्हाला ती आवडत नाही, जसं तुम्हाला त्यांची आवडत नाही किंवा त्यांना तुमची आवडत हो हो ते आहे. नाही? ऑनलाइन परचेसिंग करता है, याचा ऑब्जेक्शन है. लेकिन वो मेरे को पटता नहीं. पहले मैंने रोकी तो इनको बहुत गुस्सा आ जाता, फिर मैं बोलती नहीं, अब जाओ तुमको जो लेना है ले लो. बोल बोल के अपन थक गए हां. तो अब बोलते ही नहीं जो. अच्छा, आणि तुम्हाला त्यांची एखादी सवय जी आवडत नहीं, बहुत 56 साल हो गए शादी को, मैं ये ढूंढ ही रहता है इसमें क्या कमी है. अरे मतलब अभी तक मिली नहीं मेरे को. अरे वा वा वा. फिर भी स्टिल आई एम ट्राइंग टू सर्च इट. कुछ तो मिले इसमें कमी मेरे को गुस्सा होने के लिए. फार छान. तुमची दिवसाची सुरुवात योगा, हास्य थेरपीने एकदम एनर्जेटिक होते. इतर काय छंद आहेत की जे तुम्हा दोघांनाही आवडतात? देखो, वहां से आने के बाद में गार्डनिंग के शौक है मेरे को. हम दोनों ही गार्डन में भिड़ जाते हैं. इधर अच्छा. पानी देना, उधर पानी देना, खत देना, ये करना वो करना, जितना मालूम मेरे होता से करते ज्यादा हैं. इनको शौक है. हाँ, बिना मैं थोड़ी माली किचन में आ जाती. बिना माली के वो करते रहते. अपने हाथ का झाड़ कैसा बढ़ता है, कितने पत्ते उसको आए हैं, इतना तो भी ख्याल में रहता है हमारे. बिल्कुल. एखादा झाड़ मुरझा गया ना, क्यों मुरझा गया, बुरा लगता फिर वो. तो वो 1 घंटा 1.5 घंटा हमारा उसमें चल जाता है. बाद में पूजा पाठ, इसकी पूजा थोड़ा लंबी चलती है, मेरी शॉर्टकट रहती है. 12 साढ़े 12 खाना खाने का, 1 घंटा टीवी देखने का. वाचायची वर्गे आवड आहे का? हाँ, बहुत पहले तो बहुत पढ़ लिया, इतना पूरी लाइब्रेरी मेरे पास में. हाँ. अब वो टीवी से वो पूरा कवर हो जाता है, तो आयता मिल जाता है उसमें फीडबैक. नहीं तो चश्मा लेके देखते बैठो, पढ़ते बैठो, उससे तो वो अच्छा है. राइटिंग का शौक है मेरे को. हाँ. कविता लिखता हूँ, हर एक के बर्थडे की कविता लिखता हूँ मैं क्लब में. अरे शेर वा. शायरी हाँ. बहुत. मग अशी एखादी कविता? बाय हार्ट नहीं बता सकता मैं. अच्छा. हाँ. या दीर्घ सहजीवनात तुमचा स्वतःचा असा खास निवांत वेळ आहे, तो कसा घालवता? और जो चल रहा है उसी चलने देना है. नाती पोती की शादी हो जाती है, बाद में फिर अपने फैमिली में सुखी रहना, घर में रहना, वो इतना ही हमारा काम है, बाकी कुछ नहीं है. बेटे का रिसोर्ट और है. घूम के आना. हाँ. हाँ, तो उसमें हफ्ते में 1 बार 2 बार चले जाते हैं. तो पूरा अभी प्लांटेशन में रहे वहाँ. हो. हाँ, बाकी आर्टिस्ट का काम नहीं करा, अभय दिखता, वो कर लेता कंस्ट्रक्शन, इधर कर उधर कर उधर कर, और बाकी प्लांटेशन मेरा रहता. उसमें कहीं लगाया मैंने, बाय द वे इसका प्लान आता वहां पर, तो वो झाड़ टूट जाते फिर. बड़ा दुख लगता है. इतने गुलाब इतने सुंदर फिर सुंदर. जगह देखते रहता है, कहाँ लगा सकते हैं वहां लगा जाता है फिर मैं. हा, म्हणजे तुम्हाला जी निसर्गाची आवड आहे तुम्ही त्या बस, तुमच्या बिलकुल. रिसॉर्ट मध्ये पूर्ण करता आणि येणाऱ्यालाही छान अच्छा लगता है, ग्रीनरी वाटतं. दिखती है, अच्छा लगता है. त्याच्यामुळे एकदम छान वेळ जात असेल बहुत बढ़िया, तुमचा. बहुत बढ़िया. हा. आणि तुम्ही संयुक्त कुटुंबात राहता, त्याच्यामुळे एकमेकांना मदत होते आणि असे काही प्रोजेक्ट आहे ते आपण अगदी चांगल्या पद्धतीने अच्छा, करू अच्छा. शकतो. दोघांना म्हटलं तर बंधने येतातच. हा, नाही का? एकूणच काय, अत्यंत हसत खेळत एकमेकांना समजून घेत आनंदी सहजीवन आपण अनुभवत आहात, आणि हे असंच राहो. आपल्या पुढील वाटचालीसाठी आणि निरोगी आयुष्यासाठी खूप खूप शुभकामना. आज आपण इथे आलात आणि आपल्या आनंदी सहजीवनातून सुखी आयुष्याचा मंत्रच आपण आमच्या श्रोत्यांना दिला.
त्याबद्दल आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करते. नमस्कार. हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. नमस्कार.